हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइसोमेरिज, राइट। तो आइसोमेरिज में एक बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हमारा रह गया था कल लास्ट क्लास वाला, वो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस आता है। बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों से क्वेश्चंस आपके एक नए क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं किसी की भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब किसी भी एटम पे जो लोन पेयर होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं। रिएक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिएक्टिविटी ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, ये पूछ सकता है। जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी कम आपकी क्या होगी, पीकेबी वैल्यू, और उतनी ज्यादा होगी पीकेए वैल्यू, राइट। तो इन तीनों में से किसी से, चारों में से किसी से भी पूछ सकता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पीकेबी, केबी और पीकेए का ऑर्डर। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, राइट। अब हम लोग फैक्टर्स देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो मैंने अभी बात करी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिएक्टिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो उस पे कैसे ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई प्लस एम, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि माइनस आई माइनस एम ग्रुप, राइट। अगर हम लोग अलोंग द ग्रुप देखें तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप। तो अभी मैं आऊंगा इसमें बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp3 वाले की, फिर sp2, फिर sp वाली, राइट। क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर एक तरीके से क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से कम माइनस आई इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं परसेंटेज एस करेक्टर। क्लियर है। तो वो कम से कम होना चाहिए, पहले sp3 वाले की ज्यादा होगी, फिर sp2, फिर sp, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की लिए बात करी मैंने। अच्छा, कॉन्जुगेशन कम से कम होना चाहिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कम से कम, तो 1 रेजोनेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, या ब्रैकेट में कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन कम से कम होना चाहिए। अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ तो लोन पेयर डीलोकलाइज ज्यादा करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो डीलोकलाइजेशन क्या होना चाहिए, कम से कम।
राइट। एस करेक्टर कम से कम मतलब कम से कम होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, या इसी को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये किस में देखा जाएगा? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। इन पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियड में हम लोग क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बात समझ में आ गई होगी आपके। परसेंटेज एस करेक्टर आपने देख लिया, साइज देख लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप ऐसे देखेंगे। और इसके बाद एक और कि बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जिसमें आपने देखी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक और आता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है यहाँ पे? एक होता है SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट जिसमें बोल सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ में भी क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट। जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का बताया था, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्थो इफेक्ट होता है। इसमें दो ऑर्थो इफेक्ट होते हैं। पहला SIR, SIR, दूसरा SIP। ये दोनों ही बताऊंगा मैं आज, SIR, SIP, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमने क्या देखा था? SIR देखा था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस भी देखा था। तो बेसिक स्ट्रेंथ में SIR होता है और SIP। SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जबकि SIP से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और SIP से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे इस चीज को। उसके बाद अगर बेसिक स्ट्रेंथ में मुझे देखना हो नाइट्रोजन के, तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। कैसे देखेंगे वो देखिए, कि सबसे पहले आपको देखना है एस हाइब्रिडाइजेशन देखनी सबसे पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको नाइट्रोजन का sp3 सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आपको देखना है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्लियर। उसके बाद आपको देखना है sp2 वाला, नाइट्रोजन का sp2। उसके बाद आपको देखना है नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो सबसे पहले आपको sp3, फिर sp2, फिर sp। अब एक बात ध्यान रखना कि sp2 में तीन कंडीशंस हो सकती हैं, sp2 में भी तीन कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी तीन कंडीशन? पहली कि जिस केस में नो रेजोनेंस, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, पर उसका रेजोनेंस नहीं है, तो वो पहले आएगा। उसके बाद रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं sp2 वाला, वो फिर वो आएगा। थर्ड एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की NsP2 वाले की सबसे बाद में हो। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि पहले नंबर पे कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे नाइट्रोजन का sp3, दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे नो रेजोनेंस। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं,
पहले नंबर पे आपको नाइट्रोजन का sp3, दूसरे नंबर पे आपको नाइट्रोजन का sp2 वाले मिले, तो नो रेजोनेंस वाले पहले आएंगे, फिर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन वाले, फिर आपके कौन से एरोमेटिक, और फिर नाइट्रोजन का sp। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है ऑर्डर। पहले नाइट्रोजन का sp3, जाते ही पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है आपको, क्वेश्चन मिलते ही तो पहले नाइट्रोजन का sp3, फिर नाइट्रोजन का sp2, फिर sp। नाइट्रोजन के sp2 में आपने 3 कंडीशंस देख ली, तो ये इसी ऑर्डर में चलेगा। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है। नाइट्रोजन का sp3, फिर sp2, फिर sp, राइट। तो ये फैक्टर्स थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उसके बाद अब क्वेश्चंस बेसिक। आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो इसका मुझे बेसिक ऑर्डर बताना है। बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर बताइए। ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले आपको क्या बताने है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है इसकी। ये कौन सा है, sp3, ये वाला कौन सा है, sp2, और ये sp। आपको समझ में आ गया होगा कि ए वाला sp3 तो पहले ए का होगा, फिर sp2, फिर sp, क्योंकि यहां से यहां जाने पर परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको जाते ही पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, sp3 वाले का सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp। क्लियर। s करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उससे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये देखिए यहां पे सभी नाइट्रोजन की sp3 ही है। क्लियर है। तो अब इस sp3 में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने हैं। हाइब्रिडेशन तो सबकी sp3 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने हैं आपको। तो यानी कि याले इस वाले की भी sp3, इसकी भी sp3, और इसकी भी sp3। तो आपको सीधे सीधे क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये क्या करेगा, माइनस आई, और ये भी माइनस आई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में माइनस आई ऑक्सीजन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो सब यहाँ सबसे पहला कौन सा होगा, ए, फिर बी, फिर सी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, राइट। और ए वाले में कुछ है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन ही है। समझ में आ गया होगा आपको। ए ज्यादा बेसिक होगा, फिर बी, फिर सी। इसमें देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। सबसे पहले मेरा काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन देखना नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, राइट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की, वो मुझे सबसे पहले देखनी है। क्लियर है। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी sp2, इसकी भी sp2, और इसकी भी sp2।
अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन वाले लोन पेयर में काउंट नहीं करते, इसलिए इन तीनों में ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं। ये बात ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो आप यहां देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, बी वाले में sp2, सी वाले में sp2 और डी वाले में भी sp2, राइट। अब देखिए डी वाला क्या है, एरोमेटिक, राइट, इसका लोन पे एरोमेटिसिटी में है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कि sp3 वाले को सबसे पहले नंबर 1 पे रखना है, यानी कि ए वाला सबसे ज्यादा बेसिक। अब बी सी डी की बात कर लेते हैं, तो बी सी डी में ये भी आपको पता है कि एरोमेटिक वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा, यानी कि डी वाला सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है। बी और सी की बात कर लेते हैं, ध्यान दें इधर, अमाइड और एनिलीन में ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो वो कौन होता है यहाँ पे, अमाइड, सॉरी एनिलीन यहाँ पे ज्यादा बेसिक होता है, सी फिर बी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसके लोन पेयर के रेजोनेंस से एरोमेटिसिटी का क्या होगा, लॉस, और यहाँ पे रेजोनेंस से कोई एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं हो रहा अमाइड में। सी में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी से जो डीलोकलाइज करेगा, तो एरोमेटिसिटी से डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी का क्या होगा, लॉस, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सी में कम होता है बी से, बी में रेजोनेंस ज्यादा होता है, सी में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, कम, क्योंकि उससे एरोमेटिसिटी का क्या हुआ है, लॉस। क्लियर है। तो ए सी बी डी, ये एरोमेटिक, एरोमेटिक वाला लास्ट में आता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। उसके बाद आप देख सकते हैं साइज, ग्रुप में जाने पर, ग्रुप में अलोंग द ग्रुप साइज डिक्रीज इंक्रीज होता है, तो H2O का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, साइज फैक्टर, राइट। ये देखिए चार्ज वाले का ज्यादा होता है बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रल वाले से, ये, राइट, बात समझ में आ गया, चार्ज वाले का ज्यादा होता है न्यूट्रल वाले से। क्लियर है। अब आप इसमें देखिए, इसमें आप बता सकते हैं कि किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, बेसिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। आप देखिए इस वाले केस में रेजोनेंस, यानी कि सेकंड और थर्ड वाले केस में और ज्यादा रेजोनेंस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसमें सिर्फ एक ही तरफ से रेजोनेंस है, राइट। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी मतलब ये नेगेटिव चार्ज, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मुझे तो रिएक्टिविटी चाहिए, मुझे रिएक्टिविटी चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ में, तो सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, ए, फिर बी, फिर सी, सी वाले में नंबर ऑफ आर एस ज्यादा है। क्लियर है। तो यही है इसका। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि इन अक्रॉस पीरियड
न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम रहती है। क्लियर है? जैसे बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी अक्रॉस द पीरियड क्या रहती है? सेम। जैसे मैं बात करूं CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, राइट? आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो ये जो एटम है वो अक्रॉस द पीरियड है, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज। तो ये ऑर्डर क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन अलोंग द ग्रुप, ये डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अलोंग द ग्रुप। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की बातें हुई जो मैंने बताई आपको, जो आपको पता भी होगी, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया इसको। जो जो पॉइंट्स थे वो सब हमने ऐड कर लिए। SIP एक बार और देख लिए। SIP शायद आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे अनिलीन में NH2 ग्रुप, ये बेसिक है। ये बेस का काम क्या है? H प्लस लेना, तो ये H प्लस लेगा और अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा NH3 प्लस, राइट? अब अनिलीन में अगर मैं कोई ऑर्थो पे ग्रुप लगाता हूं, बल्कि ग्रुप NH2, और यहां मैंने लगाया CH3 बल्कि ग्रुप। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस I और प्लस H हाइपर कंजुगेशन से डोनेटिंग ग्रुप भी है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप ये समझिए। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि इस H प्लस को सेकेंड वाला मॉलिक्यूल और ज्यादा तेजी से लेगा, H प्लस पे ज्यादा अटैक करेगा फर्स्ट वाले से भी, राइट? इसमें देखिए, ठीक है, H प्लस आइन लेने के बाद जैसे ही H प्लस आइन लेगा वैसे ही ये CH3 मॉलिक्यूल और इसमें NH3 में रिपल्शन होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस रिपल्शन की वजह से कि H प्लस पे अटैक करने गया, तो अटैक तो बहुत तेजी से करने गया पहले वाले से भी, पर जैसे ही H प्लस आइन ले लिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया और उस कॉन्जुगेट एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे क्या होने लगा? रिपल्शन। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये वापस चला जाएगा कि मुझे अब कोई भी H प्लस आयन नहीं चाहिए, तो प्रोटोनेशन ही नहीं करना चाहेगा, राइट? तो यहाँ पे NH2 के साथ जो मैंने CH3 ग्रुप लगाया है ये प्रोटोनेशन ही नहीं करना चाहेगा, जबकि पहले वाले के कंपैरिजन में लग रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा बेसिक होगा, पर H प्लस आयन लेते ही कॉन्जुगेट एसिड बन गया और रिपल्शन होने लगा। तो रिपल्शन होने की वजह से, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने की वजह से रिएक्शन कहाँ चली गई? बैकवर्ड। तो ये प्रोटोनेशन ही नहीं करना चाहेगा, यानी कि SIP से लीस्ट बेसिक होता है, लीस्ट बेस होता है। SIP इफेक्ट से रिपल्शन हुआ, अब वापस करना चाहिए कि H प्लस आइन वापस करो क्योंकि इससे मेरे को रिपल्शन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, इसलिए रिएक्शन कहाँ चली गई? बैकवर्ड। तो ये SIP इफेक्ट होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो SIP इफेक्ट मैं एक जनरल लिख देता हूं
फिर शुरू करते हैं आइसोमेरिज। ये ग्रुप है, ये ग्रुप बल्की होने चाहिए, बल्कि जैसे R COH SO3H क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटसेट्रा, राइट। तो ये क्या शो करेगा, SiP। SiP से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्लियर है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने बता दिया SiP, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं है, उसको रिपल्शन लग रहा है बहुत ज्यादा, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की बातें थी जो आपकी हो गई, ठीक है। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं लास्ट में 10 मिनट्स में डिस्कस कर लूंगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया सबको, रेज योर हैंड जिसको क्लियर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, रेज योर हैंड जिसको बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट सबसे मोस्ट नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके नीट में मोस्टली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो आपका एक बार भी क्वेश्चन आया है उसको। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉटोमेरेज, कीटो इनॉल आइसोमेरेज, कीटो इनॉल आइसोमेरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें मैं कंडीशन बता देता हूं सबसे पहले, आपको पता भी होगा फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है। ये कोई कार्बन उससे लगा बॉन्ड, कार्बन की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कार्बन ही हो, जनरल जो आप देखते हो उसमें मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कार्बन से लगा डबल बॉन्ड O, यहां से आपका NH भी लगा हो सकता है, सल्फर भी लगा हो सकता है, क्लियर है। जनरली आपको ऑक्सीजन दिखता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में आप लोग देखते हो, तो ये ग्रुप लगा होगा। साथ ही साथ इस कार्बन को, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन पे लगा कार्बन जो है ये क्या कार्बन क्या क्या कहलाया जाएगा, अल्फा कार्बन, और उस पे लगा हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर कीटो इनॉल आइसोमेरिज होनी है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, जहां पे अल्फा कार्बन लगा है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा कार्बन शुड नॉट बी sp2 और sp, या इसी को बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाला नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यही अल्फा कार्बन।
राइट। अल्फा कार्बन, तो यही अल्फा कार्बन आपका sp2sp हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड, ये अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। फिर से देख लिए इधर, ये होती है कीटोइनॉल की कंडीशन शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले इस टाइप का कोई ग्रुप होगा, उसमें अल्फा कार्बन आप समझ में आ गया, उस पे लगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, वो कौन सा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, sp2sp हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे आ गया तो वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये आप जानते हो, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, प्लेनर हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी। क्लियर है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, sp2sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्लियर है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा टॉटोमेरिक शो कर सकता है और कौन कौन सा नहीं। ये देखिए, यहां पे मुझे क्वेश्चन लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग compound will show ketoenol isomerase, राइट। कीटोइनॉल आइसोमेरेज आप जानते ही हैं, मेन कंडीशन मैंने बता दी। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन हो फिर उसका अल्फा हाइड्रोजन, पहला वाला शो नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, राइट। ये वाला, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, सेकंड वाले में देखिए, इस वाले में तो इसमें अल्फा कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाला है, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन तो है, पर भैया मुझे मल्टीपल बॉन्ड वाला नहीं चाहिए, मुझे sp3 हाइब्रिडाइज वाला चाहिए, sp2sp वाला नहीं आएगा इसमें। क्लियर। तो ये भी शो नहीं करेगा, राइट। ये वाला देखिए, थर्ड, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ है, बिल्कुल है, ये है अल्फा हाइड्रोजन। पर क्या ये अल्फा हाइड्रोजन कीटोइनॉल आइसोमेरेज शो कर सकता है, ये वाला बीटा, ये वाला जो ब्रिज हेड पोजीशन पे लगा है, नहीं, ब्रिज हेड पोजीशन पे लगा हाइड्रोजन कीटोइनॉल आइसोमेरेज शो नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर वाला देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, दोनों तरफ क्या लगा है, CH3 CH3 CH3। क्लियर। ये वाला देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल, क्या ये वाला कंपाउंड कीटोइनॉल आइसोमेरेज शो कर सकता है। देखिए आप, ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन पे, ये वाला भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ये शो नहीं कर सकता, यहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, राइट। ये वाला देखिए एग्जांपल, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस एग्जांपल को। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइज वाला नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज वाला होना चाहिए। क्लियर है। तो ये भी शो नहीं करेगा, तो कीटोन आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैंने वो एग्जाम्पल बताए हैं जो शो नहीं करते हैं, इस पे आ जाइए।
इस पे देखिए, क्या ये शो करेगा कीटो इनोल आइसोमेरिज? तो लग तो रहा है कि ये अल्फा कार्बन है और उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, राइट? तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन में sp3 भी नहीं, sp3 है, ये sp3 है, sp2 नहीं है, sp3 है, यानी ये तो शो करना चाहिए। आइए इसका जरा इनॉल फॉर्म बनाइए, ये बनेगा इसका इनॉल फॉर्म। क्लियर? तो ये इसका इनॉल फॉर्म और ये क्या, कीटो फॉर्म। आप समझ गए? इनॉल फॉर्म बन तो गया, तो क्या ये इनॉल फॉर्म स्टेबल है? ध्यान से देखिए इसको, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये कभी जिंदगी में इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, राइट? तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से कभी भी लाइफ में ये इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा, यानी कि ये भी कीटो इनॉल आइसोमेरिज शो नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज शो नहीं करता। इसके बाद ये देखिए, यहां तो कोई मतलब ही नहीं, यहां भी कोई हाइड्रोजन sp2 वाला sp3 वाला नहीं है, ये वाले हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड वाले। इस वाले पे आ जाइए, यहां भी शो नहीं करेगा ये, क्योंकि यहां भी मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है, तो ये शो नहीं करेगा। तो ये मैंने वो एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज नहीं होगी, राइट? आप देखिए इधर, ये जो हमने पढ़ा था केस, ये हमने पढ़ा था कौन सा वाला, अल्फा हाइड्रोजन वाला। एक और कीटो इनॉल आइसोमेरिज होता है, गामा कीटो इनॉल आइसोमेरिज। इसको ध्यान से देखिए, ये शायद आपने देखा होगा, गामा कीटो इनॉल आइसोमेरिज। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा, लास्ट वाली गामा, और ये गामा हाइड्रोजन। अगर अल्फा बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है, और इसका इनॉल फॉर्म ऐसे बनता है इस तरीके से। बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में इस तरीके से बनता है इसका OH, ये इस तरीके से इसका इनॉल फॉर्म बनता है, और ये कीटो फॉर्म। ये होगा तभी जब अल्फा बीटा पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, और गामा पे हाइड्रोजन, राइट? तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके ये वही वाला हाइड्रोजन है, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको? ये कौन सा है, गामा कीटो इनॉल आइसोमेरिज, इस तरीके से। क्लियर हो गया ये? तो आपको सीधे सीधे इतना देखना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, रिपीट करता हूं कि गामा कीटो इनॉल आइसोमेरिज में अल्फा बीटा पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज वाला ही होना चाहिए। वो इनॉल आइसोमेरिज कीटो इनॉल बना सकता है, ठीक है? बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। जैसे ये एग्जांपल की बात करो, क्या ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज शो करेगा? देखो इधर, यहां तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, और साथ ही साथ इस गामा पे हाइड्रोजन भी है, ये गामा पोजीशन। तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज शो कर सकता है इस तरीके से कि ये वाला हाइड्रोजन ये जाएगा
इस तरीके से, ये राइट। तो ये इसकी इनॉल फॉर्म हो गई और ये कीटो फॉर्म, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से होता, क्लियर है। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिस के आपको सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। वो मैंने सारे केस डिस्कस कर लिए जिसमें कीटो इनॉल आइसोमेरिस नहीं होती है, राइट। तो जो नहीं होती है वो वाला केस मैंने आपको बता दिया। इस केस में कीटो इनॉल आइसोमेरिस नहीं होती। उसके बाद अब वो वाला केस है, जनरली हम लोग बात करें, इन जनरल कीटो फॉर्म is more stable than enol form. स्टेबिलिटी आपको बताइए क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी CO की डबल बॉन्ड ज्यादा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और COH से। बॉन्ड एनर्जी कीटो वाले फॉर्म की ज्यादा होती है इनॉल वाले फॉर्म से, क्लियर है। तो डबल बॉन्ड ओ C डबल बॉन्ड O वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और COH इन जनरल। बट इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो सकती, इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो सकती है किस केस में? अगर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा हो तब, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तब। जैसे इस वाले केस में इसको देखिए, इन जनरल मैंने बोल दिया भैया कि हमारी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से, ठीक है। पर मैं वो केस बता रहा हूं जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से। ये कौन सी हो गई? कीटो। ये कौन सी हो गई? इनॉल, राइट। तो आपको ये कीटो ये इनॉल, इनॉल बनते ही देखिए ये हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। राइट। तो ये इनॉल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कीटो से, तो लगभग 99% ये रहेगी और 1% ये, तो स्टेबिलिटी इसकी सर। बट इस केस में साइक्लिक में, ये साइक्लिक है, तो इसमें देखिए इसका मैं इनॉल फॉर्म बनाऊं, इस केस में इसका इनॉल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म, इस केस में कोई मतलब ही नहीं बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब साइक्लिक के केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसलिए इस केस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। वही आ गया कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया इनॉल फॉर्म से, राइट। तो ये बोलेंगे कि ये 99% होगा और ये लगभग 1%, ठीक है। अब आ जाइए 1,2 डाई कीटो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है क्योंकि ये नीचे की तरफ लाई करता है, ये रिपल्शन होने की वजह से आपस में नीचे हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं अपोजिट। तो अब इसमें तो कोई फैक्टर ऐसा है नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो ये कीटो फॉर्म ये कीटो फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इनॉल फॉर्म क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब,
राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,2 डाई कीटो सिस्टम में ये वाला कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से। क्लियर है? क्योंकि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब आ जाइए रिंग पे। अगर मैंने रिंग पे लगाया 1,2 तो रिंग पे ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ। आपको इनॉल फॉर्म में दिख रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कीटो फॉर्म मैंने बनाई, फिर इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में क्या हो रहा है, रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 1,2 डाई कीटोन सिस्टम में रिंग वाले इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये 99% और ये 1% ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस था जो मैंने आपको बताया। बाकी ये जानते हैं आप, फिनॉल, इस तरीके से ये आप जानते ही होंगे। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये इनॉल फॉर्म है और ये कीटोन। तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि कीटोनॉल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा कि एरोमेटिसिटी अगर होगी तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। आपने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। आपने बोला अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अगर एरोमेटिसिटी नहीं होती है, तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको पता है। ठीक है, आपने ये वाला एग्जांपल देखा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई नहीं इनॉल फॉर्म में, इसलिए यहां पे कीटो फॉर्म ही क्या है, ज्यादा स्टेबल। आपने 1,3 डाई कीटोन वाले में देखा जो साइक्लिक नहीं था, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब इसके बाद आपने बोला कि गामा कीटो इनॉल आइसोमेरिज भी होती है। अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड और गामा वाला हाइड्रोजन, तो वो इनॉल फॉर्म शो कर सकता है। ठीक है, तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज हो सकती है अगर अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड और गामा पे हाइड्रोजन। आपने ये एग्जांपल्स देखे कि ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज नहीं बना रहे थे, तो क्यों नहीं हो रहे थे, मल्टीपल बॉन्ड वाले थे अल्फा हाइड्रोजन, और मल्टीपल बॉन्ड वाले के साथ साथ यहां देखो मैंने इस क्वेश्चन में, ये वाले में गामा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अगर आप बात करें गामा हाइड्रोजन की, तो अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो है और डबल बॉन्ड तो है, पर गामा पे हाइड्रोजन नहीं, इसलिए ये शो नहीं करेगा। तो ये वो एग्जाम्पल है, इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एरोमेटिक वाला, कि ये एंटी एरोमेटिक होता है। और पहले क्या था कीटो में, नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक्स, राइट। तो ये इस तरीके से, ये वो एग्जाम्पल है ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कीटोनॉल आइसोमेरेज नहीं दे सकते। यहां पे अल्फा कार्बन भी नहीं है फॉर्मल्डिहाइड में, राइट। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपको पता चल गया कि कीटो इनॉल कब मुझे मिलेगा और कब नहीं, राइट। तो ये चीज खत्म हो गई कीटो इनॉल आइसोमेरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई, रेज योर हैंड।
जिसको ये बात क्लियर हो गई, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अब बात करते हैं मेन ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ध्यान देना इधर पे, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या कौन सा नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ध्यान देना इधर, मैं मेन जो बातें हैं वो इसमें बताऊंगा, टाइम थोड़ा कम है तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे से क्वेश्चंस आते हैं, देखो इधर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या इसी को बोल सकते हैं कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड, तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वही कैरल कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही कैरल कंपाउंड बोलते हैं। कैरल कार्बन अलग चीज है और कैरल कंपाउंड अलग चीज है। कैरल कार्बन हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो कैरल कंपाउंड हो ही हो। बात समझ में आ रही है? कैरल कार्बन अलग चीज होती है और कैरल कंपाउंड अलग चीज होती है। कैरल कार्बन होने के बाद भी वो कंपाउंड कैरल कंपाउंड नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं। अब देखो इधर, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैरल कंपाउंड, ठीक है, कैसे चेक करते हैं? कैरल कंपाउंड की खास बात क्या होती है? जो कैरल कंपाउंड होते हैं, आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होता है। तो यहां पे क्या बताया मैंने कि यहां पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे उसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल, राइट? तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल, ये आप जानते हो। साथ ही साथ अब इसको मैं चेक कैसे कर सकता हूं कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा या नहीं? उसमें सिमेट्री चेक करके, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। आपको इन जनरली ये दोनों ही चेक करना पड़ता है। मेनली आपको यही चेक करना पड़ता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर उस कंपाउंड में नहीं होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और उसी का मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, राइट? तो जो कैरल कंपाउंड है उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, राइट? तो आप क्या चेक करते हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हो। बस इन दोनों को ही चेक करना है, आपको पता चला है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। ठीक है? दूसरा, अगर if compound have one chiral carbon system, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कैरल कार्बन है, एक ही कैरल कार्बन, जैसे एग्जाम्पल ये CH3 फिनाइल H, ये वाला क्या है यहाँ पे? वन कैरल कार्बन। तो अगर एक कैरल कार्बन है तो ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। एक कैरल कार्बन दिखते ही आपको कुछ देखना ही नहीं है, सीधे सीधे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा।
और क्या होगा यहाँ पे, कैरल कंपाउंड, राइट। ये क्या होगा, कैरल कंपाउंड। एक कैरल कार्बन देखते ही आपको सिर्फ एक कैरल कार्बन होना चाहिए, अगर है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कि एक कैरल कार्बन होगा तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कैरल कंपाउंड भी बोलोगे, और उसमें नो पीओएस और नो सीओएस, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। क्लियर है। उसकी दो फॉर्म होगी, ए फॉर्म मैंने लिया तो इसी ए फॉर्म की मिरर इमेज ये कौन सी होगी, डी फॉर्म, और ये वाली कौन सी होगी, एल फॉर्म। कब डी होगी कब एल होगी, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, इसका आप थ्योरेटिकली पता नहीं लगा सकते कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब होगा, लीवो रोटेटरी कब। पर अगर जो डी फॉर्म अगर आपके पास आई तो उसका मिरर इमेज एल फॉर्म होगा ही होगा, राइट। तो कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन एंटी क्लॉकवाइज, ये आप नहीं जान सकते, आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो सिर्फ। क्लियर है। दूसरा, इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल के साथ कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसे। डी और एल के साथ मतलब कैपिटल डी कैपिटल एल आप जानते ही हो, कार्बोहाइड्रेट में सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं नेचुरली। तो कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं, आर एस का कोई लेना देना नहीं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, आर एस इसका कोई लेना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कैपिटल डी कैपिटल एल और कैपिटल जो आर एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है स्मॉल डी स्मॉल एल से, राइट, कोई लेना देना नहीं। तो आपको समझ में आ गया, वन कैरल सिस्टम होगा तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, नो प्लेन ऑफ, और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होगी। क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा, टू कैरल सिस्टम, टू कैरल एटम, इफ हैव टू कैरल एटम, टू कैरल एटम, कैरल कार्बन, राइट। तो दो कैरल कार्बन होने पर ये वाला सिस्टम, ये है और एक ये, ठीक है। अब यहां पे दो कैरल है, एक ये एक ये, दो कैरल एटम कार्बन मतलब दो कैरल कार्बन। तो यहाँ पे दो कैरल कार्बन है दोनों ही कंपाउंड में। अब मुझे चेक करनी है यहाँ पे क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। मैं सीधे से ये जानता हूं कि कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। या मेरे पास दूसरा तरीका क्या है
उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का। अगर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। वन कैरल एटम में मुझे देखना ही नहीं है, वन कैरल कार्बन में सीधे ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। दो कैरल कार्बन में कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या नहीं। चेक करते हैं। जैसे यहां पे आप समझ रहे होगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, इस केस में नो पीओएस और नो सीओएस, राइट। तो यही मेरे लिए क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और ये इनएक्टिव, राइट। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पे सी वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और डी वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कैरल कार्बन है पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो दो कैरल कार्बन होने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या नहीं। तो अब एक बात ध्यान देना, जिसमें मिनिमम दो कैरल कार्बन आ रहे हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही हो, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाए जाते हैं, मीजो। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाए जाते हैं, मीजो, जिसमें दो कैरल कार्बन आ रहे हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही हो, ठीक है। इन्हीं की मिरर इमेज, जैसे इस डी की मैंने मिरर इमेज लगाई, ये कैरल कंपाउंड, इसकी मैंने मिरर इमेज ड्रॉ करी, तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगी। CH3 CH3, ये इसकी मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज क्या होगी इसकी, सुपर इम्पोजिबल। मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको देखो मैं 180 डिग्री अगर रोटेट कर दूंगा तो फिर ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिकल। तो आपको ध्यान देना है कि जो मीजो कंपाउंड होता है उसकी जो मिरर इमेज होती है, उन दोनों में जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, उसका मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल, राइट। उसमें दो कैरल कार्बन है, क्लियर है। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मिनिमम दो कैरल कार्बन हो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही हो, तो वो मीजो कंपाउंड होंगे। उसकी मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, तो इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, अकैरल होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे। उनकी मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल, राइट। अच्छा, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनकी मिरर इमेज वो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी है। उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, एनेंशियोमर, राइट। तो एनेंशियोमर क्या होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होती है उनकी जो मिरर इमेज होगा, डी और एल फॉर्म मिरर इमेज क्या कहलाए जाएंगे, एनेंशियोमर पेयर, राइट। तो जैसे मैंने ये बोला, ये दोनों आपस में क्या कहलाए जाएंगे, एनेंशियोमर, क्लियर है। तो मीजो कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर आप जानते हो, रेसिमिक मिक्सचर में आपको पता है कि 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म क्या कहलाई जाती है, रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होगी,
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगी। और साथ ही साथ इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या रहेगा सिस्टम, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि आप डी फॉर्म थी, आप बाहर से एल फॉर्म लेकर आए हो, तो ओवरऑल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 50% डी और 50% एल फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म। क्लियर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो ये आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अब मैं एलीन पढ़ाऊंगा, ठीक है, एलीन सिस्टम। ये क्या होता है वो देखिए। अभी हमने देखा कि एक कैरल कार्बन है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, दो कैरल कार्बन है तो हो भी सकता है और नहीं भी। आपको क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अब देखिए, क्या कैरल कार्बन जरूरी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? नहीं, कैरल कार्बन होना जरूरी नहीं है। मेनली क्या जरूरी है, उस मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना। एसिमेट्रिक मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैं ये बता रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए। वो तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक कैरल कार्बन होने की वजह से उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिली। क्लियर है, तो कैरल कार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेनली मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक या डिसिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है, वो आप कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चंस करते समय मेनली आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए। अब देखिए एलीन, एलीन क्या होता है, इस टाइप से होता है। मैं आपको मेन कंडीशन बता दे रहा हूं कि डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके का होता है ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप, ये इस तरीके का, इस टाइप से ए बी, ये एलीन होता है। तो ये क्या होता है आपका, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन में होता है और एक आउट ऑफ प्लेन होता है। ठीक है, आप इसको अभी नोट कर सकते हैं, डायग्राम में इसका सेंड कर दूंगा। अभी आप कंडीशन देखिए कि इस केस में ए और बी, ए और बी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एलीन में। कंडीशन क्या होती है वो देख, आप मेनली क्या, आपको क्या देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर ये आपके इवन में हो, राइट, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। बस उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मिले। तो वो इस तरीके का होता है, जैसे इवन ये हुआ है, ये तो इवन है, ये ऑड है, ये इवन। कितने आ रहे हैं एन की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ मैंने एन को बोला नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इवन में है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। ए बी, यहाँ पे देखिए कितने, 4 आ रहे हैं, तो इस तरीके से ए बी, यहाँ ए और बी भी हो सकता है और सी और डी भी हो सकता है। क्लियर है, तो अगर एन आपके क्या हो रहे हैं, इवन में,
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए यहाँ पे ए और बी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। इस केस में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? इवन में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एलियन सिस्टम। जैसे ये इवन में है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मैं बाइफेनाइल पे भी अभी आऊंगा, पहले आप इसको देखिए। एलिन में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किस पे आ रहे हो, इवन में, तो इवन में आने पर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इधर अगर ए लगा है तो ये बी, इधर बी लगा है तो इधर ए। सी और डी भी लग सकता है, पर जिस कार्बन पे ए लगा है उस पे दूसरा ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस पे मैंने एक ए लगाया है ऐसे, CH3H, ये CH3 और ये बिलो द प्लेन H, राइट। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, राइट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर ये पूछूं H यहाँ पे CH3 और ये H, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे ए और ए लगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया यहाँ आपने बताया कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन में है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होता है तो, और अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर n इक्वल टू ऑड हो, मतलब केस 2, अगर इस तरीके का हो रहा हो कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ऑड में आ रहे हो, ठीक है, n, फॉर एग्जाम्पल 1 इस तरीके का, इस तरीके का, राइट, ऑड में आ रहे हो, तो ऑड में आने पर अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर दूं मैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने पर कौन सी आइसोमेरेज आएगी। आप पहले वाले एग्जाम्पल को जानते हो, आप पहले वाले को जानते हो, ए बी इस तरीके से। ये वाला अगर मैं बात करूं तो इसमें आप जानते हो ये क्या है, जीआई, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, आप जानते हो। तो अगर n ऑड में हो और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर रखा हो तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज आती है, ऑप्टिकल नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ये सारे ग्रुप एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड में होंगे तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज हो सकती है, ऑप्टिकल नहीं हो सकती। पर ज्योमेट्रिकल होने के लिए भी क्या चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, नो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर n ऑड में है तो जीआई हो सकती है, बस इतनी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। यहां पे देखो, अगर n
इवन में हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, बशर्ते क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एलीन जिसका एग्जाम्पल है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, एन इवन तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, वहां पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्लियर है, ये में ही मिलेगी यहाँ पे। तो आपको देखते हैं यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कैरल कार्बन नहीं है, फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो मेनली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए आपको, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं जल्दी, बाइफिनाइल। ये आपके क्वेश्चन एक बार आ चुका है बाइफिनाइल। मैं कंडीशन बता रहा हूं बाइफिनाइल की डायरेक्ट क्या होती है। बाइफिनाइल देखिए क्या होता है कि बाइफिनाइल इस तरीके के होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो ये बाइफिनाइल दो बेंजीन रिंग है, अभी इस तरीके से प्लेन में ही है, एक ही प्लेन में, ओनली वन प्लेन, तो एक ही प्लेन में है ये, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन में होने की वजह से अभी क्या मिलेगा इसमें, आप देख रहे होगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, राइट। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी इस वाले केस में, आपको प्लेन दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये वाली पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, मैंने ऑर्थो पोजीशन दिखा रखी है। अभी तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होने की वजह से हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही स्मॉल, कोई रिपल्शन नहीं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। तो अभी तो सेम प्लेन में रहेगा, सेम प्लेन, बिल्कुल सेम प्लेन में रहेगा ये। लेकिन जैसे ही इसी ऑर्थो पोजीशन पे मैं कोई एक बल्की ग्रुप लगा दूं, बल्की ग्रुप, इस H को हटा के मैं बल्की ग्रुप लगा दूं, तो इस तरीके का आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस तरीके से, यहां मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, राइट, और यहां मैंने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप दोनों तरफ, और ये H, यहां पे H लगे हैं, राइट। तो अब इनमें क्या होने लगेगा, इस NO2 ग्रुप होने की वजह से इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन, ये रिपल्शन ऑर्थो पोजीशन। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए देखो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। तो पहली बात तो रोटेट करने के लिए ऑर्थो पोजीशन पे कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए, बल्की ग्रुप। तो अगर बल्की ग्रुप लगे होंगे तो रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने पर ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा एक प्लेन में है और एक आउट ऑफ प्लेन, ये ध्यान से देखिए, एक प्लेन में है और एक आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, एक रिंग और दूसरी रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सेम एलीन वाला सिस्टम बन गया, एलीन वाला। तो ये वाला जो H होगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, और यहाँ पे H, ये। तो पहली कंडीशन कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप का होना जरूरी है, ताकि रिंग क्या करे, रोटेट करे, एक प्लेन जाए और एक आउट ऑफ प्लेन, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। वो कब तब हो सकता है जब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगेंगे तो उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन, रिपल्शन होते ही रोटेट, और रोटेट करने के बाद
एक प्लेन और एक आउट ऑफ प्लेन, क्लियर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है? तो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होने के बाद यहाँ पे x है, x दोनों पे ऑर्थो पोजीशन पे x लगाए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब ये कि एक ही रिंग पे दोनों सेम एटम नहीं होने चाहिए। जैसे बराबर में लेफ्ट साइड पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ये यहाँ पे रोटेट तो होगा, रोटेट तो करेगा, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, इसके लिए आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सेम एलिन्स में जो आप कर रहे थे कि एक कार्बन पे अगर ए लगाए तो दूसरे पे क्या लगा होना चाहिए, बी। दूसरे कार्बन पे अगर ए लगाए तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, बी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कार्बन पे या एक ही रिंग पे दोनों सेम एटम लगे, राइट? तो रोटेट तो करेगा, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे मिल जाएगी। तो कंडीशन ये है बाइफेनाइल की, वो मैं लिख दे रहा हूं, कंडीशन फॉर बाइफेनाइल। कंडीशन क्या है, इस तरीके से कि बाइफेनाइल रिंग ये होती है, और यहां पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे ही बल्कि ग्रुप होने चाहिए, ताकि वो क्या करे, रोटेट करे। और अगर ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होगा तो वो रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ए लगाए तो इधर क्या लगा होना चाहिए, बी। इधर ए लगाए तो इधर क्या होना, देख सकते हैं आप, मैं बस रिपीट कर रहा हूं। दो बेंजीन रिंग है, इसमें आपने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर रखा है ऑर्थो पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए बी में से कोई सा एक क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। उधर भी ए बी में से कोई सा एक बल्कि होना चाहिए, तभी ये ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अब जैसे तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट? इस केस में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो COS, राइट? ए और बी में से कोई सा एक बल्कि ग्रुप का होना जरूरी है। बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, Cl, NO2, I, COH, SO3H, राइट? तो ये आपके बल्कि ग्रुप है, NO2, NR2। ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे होंगे और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा ए बी, तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, राइट? तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप यहां भी देख सकते हैं कि भैया यहाँ कोई कैरल कार्बन नहीं है, फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो मेन रीजन क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके आया हुआ है इस तरीके से। तो आपको मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप लगा है। इस NO2 को स्टेरिक हिंडेंस होने की वजह से देखो, इस वाले कार्बन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे COH लगा है और इधर NO2 लगा है, और इधर देख सकते हो आप कि यहाँ NO2 लगा है, ये COH। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर है? पर ऑर्थो पे ही लगा होना चाहिए, अगर मेटा और पैरा पे जाता है तो कुछ नहीं होगा वहां पे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी, बाइफेनाइल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज। 5 मिनट में बात करते हैं इसकी। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज आप समझते ही हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने पर जो कन्फर्मर्स बनते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जैसे ये सिंगल बॉन्ड,
इसके अराउंड रोटेट करने पर जो कन्फर्मर्स बनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड बहुत सारे कन्फर्मर आते हैं। हम सिर्फ डिस्कस किसकी करते हैं, जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहता है, जिसमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस रहता है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं, एक होती है कौन सी, स्टैगर्ड, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, और ये कौन सी हो गई, इक्लिप्स। आप जानते हो ये, क्लियर है। तो मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, इक्लिप्स, क्लियर है। इसमें बहुत सारे इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, वंडरवाल फोर्स होता है, रिपल्शन होता है, वो आपको जानते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है इसका। इसमें जो सबसे कम एनर्जी है वो स्टैगर्ड, जो हाई एनर्जी है वो इक्लिप्स, राइट, ठीक है। तो ये आप जानते हो अच्छे से। अब मेनली जो मैं बात करूंगा, आपने ब्यूटेन के बारे में भी कर रखा होगा, एक एंटी बनता है, ब्यूटेन की बात करूंगा। ब्यूटेन का आप जानते ही है, एक एंटी बनता है और एक क्या बनता है, पार्शियली इक्लिप्स, आपने सुना है, और एक फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है। अब इसमें देखिए गॉच इफेक्ट, देखिए गॉच इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैं ब्यूटेन का बना रहा था, CH2 देखिए ये, और ये CH3, राइट। यहाँ पे आपका इस तरीके का, क्लियर है। तो आप इस तरीके से बनाते थे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगाते थे आप, MEH, राइट। रोटेट करते थे 60 डिग्री एंगल। रोटेट करने के बाद ये बनता था, इसको आप क्या बोलोगे, एंटी, और इसको क्या बोलोगे, गॉच। गॉच का मतलब आप समझते हो, कि जब दो बल्कि के बीच 60 डिग्री एंगल हो, ये ऐसे बोलते हैं, दो बल्कि के बीच जब एंगल 90 से कम हो तो वो गॉच फॉर्म होती है। तो ये गॉच फॉर्म, राइट। फिर 60 डिग्री ले गए आप, तो आपको पार्शियली इक्लिप्स मिलेगा, आप ये अच्छे से जानते हैं। ये एम, ये एच, ये पार्शियली इक्लिप्स। और अब इसके बाद क्या चले जाओगे, 60 डिग्री एंगल रोटेट करते ही पार्शियली इक्लिप्स। ये सॉरी, ये एंटी नहीं है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका, फुल्ली इक्लिप्स। ये होता है फुल्ली इक्लिप्स, ये होता है गॉच, और ये क्या होता है, पार्शियली इक्लिप्स, क्लियर है। अब इसका जो आएगा वो क्या आएगा, एंटी। MEH, ये क्या हुआ इसका, एंटी फॉर्म, राइट। तो आपको स्टेबिलिटी पता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, आपको पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर गॉच, ये वाला गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर कौन सा आता है, फुल्ली इक्लिप्स, क्लियर है। मैं वो केस बता रहा हूं आपको जिस केस में जो गॉच होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आपने ये देख लिया कि एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर गॉच होगा, और फिर पार्शियली इक्लिप्स। अब देखिए ये वाला केस, इसमें OH ये जो मैंने बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें OH के बीच गॉच में क्या होने जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से गॉच में, गॉच ज्यादा स्टेबल होगा
एंटी से। तो ये बात समझ आ गई। OH में क्या हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल। तो मैं एक जनरल लिख दे रहा हूं ये बात कि अगर मैंने इस तरीके का कोई सिस्टम दिया है, यहाँ पे OH लगाए, यहाँ पे OH भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, इवन क्लोरीन के केस में भी हमें देखने को मिला, राइट, NH2 भी हो सकता है। इस केस में ये गॉच मिला, ये क्या मिलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में ऑर्डर क्या आएगा, गॉच सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एंटी, फिर पार्शियली इक्लिप्स, और फिर फुल्ली इक्लिप्स, राइट। ये आपका इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये गॉच वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, इस वाले सिस्टम में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर एंटी, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने नॉर्मल ब्यूटेन का कंफर्मेशन तो बनाया ही होगा, ये मैंने बना दिया फिर भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब किसी किसी ये क्लियर हो गया इतना, आज की क्लास समझ में आ गई सबको? रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया ये सब, रेज योर हैंड। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो भेजो, मैसेज कर सकते हो, मैसेज मैं बता दूंगा, मैं सेव कर लूंगा, फिर डाउट क्लास में बता दूंगा। जो भी डाउट है आपके वो सेंड करिए। विल यू कन्वर्ट फिशर, फिशर फॉर्म में लेके जाऊंगा या फिर मैं सहॉर्स में लेके जाऊं या न्यूमैन में, उन सब में RS सेम रहता है। आप मैसेज दे दिए, मैं डाउट क्लास में सारे डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप पहले से ही बता दिए। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, थोड़ा सा टाइम का तो इश्यूज रहता है, ये इसलिए लास्ट में थोड़ा फास्ट होना पड़ता है बेटा। लास्ट में मैंने ये बताया था कि गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एंटी से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा +M से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए रेजोनेंस वहां पे डोनेट कर रहा है उसको। आप डाउट सेंड कर दीजिए, जितने भी डाउट है, मैं डाउट क्लास में उसको एक साथ कर लूंगा डिस्कस। जितने भी डाउट है वो भेज दिए, मैं सेव कर लूंगा इस मैसेज को। अगर एक रिंग में सेम बल्कि ग्रुप होगा तो वो रोटेट तो करेगा, पर वहां ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। डाउट क्लास 1-2 दिन में होने वाली है मेरी, तो मैं उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। कैपिटल D कैपिटल L कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं आप लोग।
रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग आप पहले लेते हैं हाइपर कंजुगेशन में से, ठीक है। एनोमर्स आपके जैसे डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, वो एनोमर्स होते हैं, राइट। हाँ, जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, आपके जो डाउट्स है ना, ये सारे डाउट्स मैं कलेक्ट करके उस दिन एक क्लास रख दूंगा, मैं इसी में सब कुछ बता दूंगा। अगर और किसी के कोई डाउट्स हो तो वो यहाँ पे लिख सकता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक किस केस में, इंटरमीडिएट कौन सा है? मीजो कंपाउंड, मिनिमम 2 कैरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक, आप मैसेज लिख लिए जितने भी जो डाउट है वो मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आपकी क्लास दूसरी होगी। जीओसी में आपको मेनली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आने चाहिए, और ये आप सारे मैसेज लिख लिए जितने भी हैं वो मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं एक क्लास अरेंज कर लेंगे और उस क्लास में मैं ये डाउट्स जो है वो आपके बता दूंगा, ठीक है। एक साथ जितने भी जिसके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। जो आज का जो रिपीट करने के लिए कह रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग शायद आ जाएगा, तो उनसे मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। ओके।